नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेकर हमने पिछला एपिसोड किया था और उसके बाद आपके बहुत से सवाल आए और उसमें आपने बहुत से सवाल पूछे हैं कि फर्दर प्रक्रिया को लेकर। इसी को बात करने के लिए हम पहुंचे हैं DU के एग्ज़ाम ब्रांच और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा, और उनसे हम जानेंगे उन सवालों के जवाब। जो सवाल भले ही दिखने में छोटे लगें, लेकिन जो है उनके विस्तार से उत्तर केवल प्रोफेसर अजय अरोड़ा ही दे सकते हैं। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, धन्यवाद मुझे। सर, पहला सवाल स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए किसी एफिडेविट की भी ज़रूरत पड़ती है? दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस में कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी एफिडेविट नहीं लिया जाता, माइग्रेशन में भी नहीं। मतलब जो सर ये बच्चे कह रहे हैं कि 10 रुपये के एफिडेविट बनाना पड़ेगा या 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और एक और भी एक स्टूडेंट ने भेजा है सर, वो कि एक ऑनलाइन फॉर्म उनके ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है, वो अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं रिगार्डिंग माइग्रेशन। तो क्या कोई ऐसा फॉर्म भी जो है वो जारी किया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई फॉर्म का कोई औचित्य ही नहीं है। माइग्रेशन होता है कॉलेज A और B के बीच में। तो जो कॉलेज जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम या किस पर्टिकुलर कोर्स में उसकी यहाँ वैकेंसीज़ हैं और वो इंटरेस्टेड हैं उसको फिल करने में, वो अपनी वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन डालते हैं। ये कॉलेज ये चाह सकता है कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनको इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन ये सारी चीज़ें कॉलेज की वेबसाइट पे होंगी, ना कि कोई इस तरह का फॉर्म दिल्ली विश्वविद्यालय या कोई कॉलेज फ्लोट करेगा। मतलब इस तरह का सर कोई फॉर्म अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है घूम जाए तो फर्जी है वो? बिल्कुल। एक सवाल सर जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जो सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब उनका माइग्रेशन होगा या उनको मिलता है, तो इसके लिए मिनिमम कितना CGPA सर होना चाहिए? इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। देखिए, हर कॉलेज का जब एडमिशन होता है, हर कॉलेज का एडमिशन में जो भी क्राइटेरिया होता है वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अलग होता है। तो ये कॉलेज अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी कॉलेज की सीट को कैसे भरना चाहता है। तो इसलिए कोई ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता कि मेरा 7 CGPA है तो मेरा माइग्रेशन हो जाएगा। हो सकता है कि आपके कोर्स के अंदर एक कॉलेज के अंदर 7.5 पे माइग्रेशन हो जाए और दूसरे कोर्स में 8 वाले का ना हो। तो ये तो सप्लाई और डिमांड का सिंपल सा रूल है जी। एक सवाल सर जो है वो NC वेब से जुड़ा हुआ है। NC वेब के जो सेंटर्स हैं वो कॉलेजेस में चलते हैं। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जानना चाहा है कि वो NC वेब के जिस सेंटर पे क्लास जो है वो ले रहे हैं, क्या उसी सेंटर के रेगुलर मोड में उनका माइग्रेशन हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, वो अपने आप में 2 इंडिपेंडेंट सेंटर समझ सकते हैं, 2 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट समझ सकते हैं। NC वेब के विद्यार्थी भी किसी भी रेगुलर कॉलेज में अपना माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनका वो कॉलेज भी हो सकता है जिसमें उनका सेंटर हो। कुछ सवाल सर SOL के स्टूडेंट्स ने पूछा है कि उनके पास BA प्रोग्राम में एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, तो क्या माइग्रेशन उसी कॉलेज में मिलेगा जिसमें ये सब्जेक्ट होगा? बिल्कुल। और जहाँ तक एजुकेशन है, कुछ कॉलेज में है लेकिन वो नंबर बहुत कम है। तो ये तो पक्की बात है कि आप जो आपने कोर्स पढ़ा है, जो पेपर पढ़े हैं, जो डिसिप्लिन पढ़े हैं, आपका वही डिसिप्लिन आगे चलेगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं सर जो रेगुलर कॉलेज से SOL में जाना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों ने लिखा है कि वे रेगुलर कॉलेज से हैं और वहाँ पर फीस इतनी है और SOL की फ़ीस इतनी है, तो क्या उन दोनों की फ़ीस, मतलब जिस कॉलेज में वो हैं वहाँ और SOL दोनों की फ़ीस एक साथ भरनी होगी? देखिए, जो फीस होती है वो एक तरह की सिस्टम का पार्ट है कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट बनते हैं। तो वो तो जो फीस है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था कि पहले आपको जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट ईयर किया उसमें आपको सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बनने का मतलब यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर अगर आप एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए टू सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बनेंगे और जो उस कॉलेज की फ़ीस है वो फ़ीस आपको जमा करानी होगी। अब जब आप स्टूडेंट बन गए
तभी तो कॉलेज आपको एक एनओसी देगा। तो इसलिए बहुत सिंपल है कि आपको कॉलेज जो आपका जिसमें आपने अपना फर्स्ट ईयर किया उसमें सेकंड ईयर में आप एडमिशन लेंगे और उसके बाद में आप दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। पहले दोनों कॉलेज से एनओसी लेंगे और जब आपको माइग्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो आपका जो ओरिजिनल कॉलेज है वहाँ से आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेंगे और उसमें कई बार कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट में जितना आप पढ़े हैं उसकी अटेंडेंस भी होती है, ताकि अगर आप रेगुलर कॉलेज टू रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं तो जो अटेंडेंस का कंपोनेंट होता है आईए के लिए, वो आपने जो कॉलेज ए में क्लासें अटेंड की हैं वो कॉलेज बी में उसको काउंट करके आपकी अटेंडेंस के मार्क्स आईए में ऐड हो जाते हैं। मतलब आपकी अटेंडेंस का नुकसान ना हो। हाँ जी। एक सवाल सर जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा, इस पर मेल भी आई कि जो माइग्रेशन है वो क्या ओनली थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में भी हो सकता है या फोर्थ सेमेस्टर के बाद भी माइग्रेशन ले सकते हैं? नहीं, देखिए मैंने बताया था कि माइग्रेशन जो अभी पॉसिबल है वो फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर है और वो भी आपका बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन, क्योंकि ये डेट जो है वो एकेडमिक ब्रांच अनाउंस करती है और वो हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले वो ख़त्म हो जाती है। नेचुरली अगर आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आप कॉलेज बी में होने चाहिए, तो इसलिए वो जो डेट होती है वो नेचुरली जो एग्ज़ाम की डेट होती है नवंबर दिसंबर की थर्ड सेमेस्टर की उससे पहले होती है। एक सवाल सर बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मान लीजिए उन्होंने एनओसी एक कॉलेज से ली है और वो कॉलेज बी में उनका एडमिशन नहीं मिला, तो क्या वो कॉलेज ए के स्टूडेंट माने जाएंगे या ए से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं, बहुत क्लियर है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात कॉलेज ए को आपका किसी और कॉलेज में जाने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आपने दूसरी जगह से भी एनओसी ले लिया, अब कॉलेज बी अपने यहाँ मेरिट बनाता है, उस मेरिट में आपका नाम नहीं आया तो आपका कॉलेज ए में एडमिशन रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इन चीज़ों को ना समझते हुए या ये मान के कि मेरा कॉलेज बी में माइग्रेशन हो ही जाएगा तो वो कॉलेज से कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देता है। वो डिफरेंस है एनओसी और सीएलसी में या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कुछ कॉलेजेस उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही दो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं कि आपने सीएलसी ले लिया या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लिया। तो एनओसी आप लीजिए और जब आपका माइग्रेशन हो जाए, जब आप कंफर्म हो जाएं कि आपको कॉलेज बी में उन्होंने लिख के दे दिया है कि आपका माइग्रेशन हो जाएगा विद इन दी स्टिपुलेटेड डेज एंड टाइम, आप कॉलेज ए से सीएलसी लीजिए और उसके बाद में कॉलेज बी में अपनी फ़ीस जमा करा के वहाँ के विद्यार्थी बन जाइए। यानी सर जो है वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेने की जल्दबाजी ना करें। हाँ जी, क्योंकि अगर एक बार एडमिशन कैंसिल हो गया तो फिर एडमिशन होना मुश्किल है। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी मान लीजिए अब कॉलेज को तो नहीं पता कि माइग्रेशन के लिए उसने सीएलसी लिया या वो फर्स्ट ईयर के बाद अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर रहा है, उसके लिए भी वो सीएलसी ले लेता है। कई बार लोग कह देते हैं हो जाएगा माइग्रेशन, लेकिन एनओसी का मतलब सीएलसी नहीं है। सीएलसी तभी लीजिए जब आप कंफर्म हो जाएं कि आपको दूसरे कॉलेज में आपको माइग्रेशन के अंडर एक सीट मिल गई है। एक सवाल सर जो है वो कमेंट में आया है कि कैन ड्यू अलाउ एनपीटीईएल क्रेडिट ट्रांसफर टू ड्यू, ये क्या है सर? इसका पूरी फॉर्म तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा ये जानना चाहता है कि अगर मैंने क्रेडिट कहीं और अर्न किए हैं तो क्या मैं उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री में रिडीम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ये अपने आप में बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आपने क्या क्रेडिट अर्न किए हैं, क्या वो क्रेडिट आपके जो यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के लिए रेलिवेंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए तो अभी कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियर इसका जवाब दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, अगर वो रेलेवेंट होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय उसको अपने कोर्स में उपयुक्त पाएगा तो क्रेडिट हो सकता है कि रिडीम के जा सकें या उन क्रेडिट को माना जाए। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ईच क्रेडिट हैज़ टू बी लुक्ड सेपरेटली और वो हमारे कोर्स में रेलेवेंट बनते हैं नहीं बनते।
या कोर है, इलेक्टिव है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही किसी भी क्रेडिट की यूटिलिटी हमारे सिस्टम में होगी कि नहीं होगी, तभी ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर छात्रों के सवालों को जवाब देने के लिए। नमस्कार।